हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। दोस्तों, कभी सोचा है आपने कि इस अर्थ पर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक बड़े से हाथी तक हर चीज आपस में कैसे कनेक्टेड है? आज हम इसी अनोखे और कॉम्प्लेक्स वेब ऑफ लाइफ को यानी जीवन के जाल को अच्छे से समझेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बहुत ही खूबसूरत बात से शुरू करते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया की लेप्चा ट्राइब का एक फोक सॉन्ग है। ये लाइनें बताती हैं कि उनका नेचर के साथ कितना गहरा कनेक्शन है। वो मानते हैं कि असली संगीत, असली म्यूजिक तो झरने, नदियाँ, पहाड़ और जानवर ही बनाते हैं। एक तरह से ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी भी नेचर के इसी संगीत का एक हिस्सा है। तो ये जो इंटरकनेक्टेड लाइफ है, इसका एक प्रॉपर साइंटिफिक टर्म है बायोडाइवर्सिटी या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा और कॉम्प्लेक्स जाल है, एक वेब जिसमें हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हम इंसान भी इसी जाल का हिस्सा हैं। सोचो, जो हवा हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं, जो पानी हम पीते हैं, जो खाना हम खाते हैं, ये सब हमें इसी सिस्टम से मिलता है। इसके बिना लाइफ ऑन अर्थ पॉसिबल ही नहीं है। इट्स आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। लेकिन यही है सबसे बड़ी और दुख की बात। ये जो इतनी रिच बायोडाइवर्सिटी है, जिसे हम अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, वो आज एक बहुत बड़े क्राइसिस में है, एक संकट में है। हमारी ही एक्टिविटीज की वजह से इंडिया की हजारों प्लांट और एनिमल स्पीशीज पर खतरा मंडरा रहा है। इस क्राइसिस की सीरियसनेस को समझने के लिए आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। 20th सेंचुरी की शुरुआत में इंडिया में लगभग 55,000 टाइगर्स थे। 55,000। लेकिन 1973 तक आते आते ये नंबर गिरकर सिर्फ 1,827 रह गया। जस्ट इमेजिन द ड्रॉप। ये नंबर सिर्फ एक स्टेटिस्टिक नहीं है, ये एक बहुत बड़ी वार्निंग थी। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? टाइगर्स की पॉपुलेशन इतनी तेजी से कैसे गिरी? इसके पीछे कई रीजंस हैं। एक है पोचिंग फॉर ट्रेड, यानी उनकी स्किन्स और बोन्स के लिए उनका इलीगल शिकार। दूसरा, उनके रहने की जगह यानी हैबिटेट का कम होना। फिर जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनकी कमी, यानी डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस। और साथ ही बढ़ती हुई ह्यूमन पॉपुलेशन का प्रेशर, एनवायरमेंटल पोल्यूशन और जंगल में लगने वाली आग। ये सारे फैक्टर्स एक साथ मिल गए। अब जब प्रॉब्लम इतनी बड़ी है तो सोल्यूशन क्या है? इस सिचुएशन से डील करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या-क्या स्टेप्स लिए। लेकिन एक मिनट, पहले ये समझना जरूरी है कि हमें इन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बचाने की जरूरत ही क्यों है? Why should we even care? सिंपल सा जवाब है, अपनी इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए और सबसे इंपॉर्टेंट अपने लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, पानी, हवा और मिट्टी को आगे की जनरेशन्स के लिए सिक्योर करने के लिए। ये हमारे खुद के सर्वाइवल का सवाल है। सरकार ने इस चीज को सीरियसली लिया। कहानी शुरू होती है 1972 से, जब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया गया। इस एक्ट ने एंडेंजर्ड स्पीशीज की हंटिंग पर बैन लगाया और उनके घरों को लीगल प्रोटेक्शन दी। फिर ठीक अगले साल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ, जो आज भी दुनिया की मोस्ट सक्सेसफुल वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स में से एक है। धीरे धीरे 1980s में छोटे इंसेक्ट्स जैसे बटरफ्लाइज को भी प्रोटेक्ट किया गया और 1991 में पहली बार प्लांट्स को भी इस प्रोटेक्टेड लिस्ट में शामिल किया गया। और ऐसा नहीं है कि फोकस सिर्फ टाइगर पर था। गवर्नमेंट ने और भी बहुत से क्रिटिकली थ्रेटन्ड एनिमल्स के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट्स चलाए। फॉर एग्जाम्पल, द वन हॉर्न्ड राइनोसरस, एशियाटिक लायन, कश्मीर स्टैग जिसे हम हैंगुल भी कहते हैं, 3 टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बक और स्नो लेपर्ड। इन सभी को बचाने के लिए डेडिकेटेड एफर्ट्स किए गए। अब देखो, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बिना फॉरेस्ट मैनेजमेंट के पॉसिबल नहीं है। इसलिए इंडिया के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फॉरेस्ट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहले हैं रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स, जो टोटल फॉरेस्ट लैंड का आधे से भी ज्यादा हैं। इन्हें कंजर्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर आते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, जो टोटल एरिया का 1/3 है और इन्हें आगे डिग्रेड होने से बचाया जाता है। और लास्ट में आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट्स। रिजर्व्ड और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स को एक साथ मिलाकर परमानेंट फॉरेस्ट एस्टेट्स भी कहा जाता है। तो चलिए इसको मैप पर देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में परमानेंट फॉरेस्ट का एरिया सबसे ज्यादा है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में रिजर्व्ड फॉरेस्ट्स का परसेंटेज बहुत हाई है, जबकि पंजाब और राजस्थान जैसे स्टेट्स में आपको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स का बड़ा हिस्सा मिलेगा।
सरकारी कोशिशें अपनी जगह बहुत ज़रूरी हैं, बट असली ताकत, असली चेंज तब आता है जब लोग जुड़ते हैं, यानी कि द कम्युनिटी। अब हम कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर आ रहे हैं, द पावर ऑफ कम्युनिटी इन कॉन्जर्वेशन। तो इन दोनों अप्रोचेस में आखिर फ़र्क क्या है? देखिए, गवर्नमेंट कॉन्जर्वेशन चलता है लॉज और एक्ट्स पर, जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लागू करता है। वहीं कम्युनिटी कॉन्जर्वेशन दिलों से जुड़ा होता है, लोगों की बिलीव्स, उनकी ट्रेडिशंस और उनके अपने बनाए हुए रूल्स पर। जैसे सरिस्का टाइगर रिजर्व के आसपास के गांव वालों ने खुद आगे आकर माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई थी। इसके कुछ कमाल के एग्जाम्पल्स हैं जो आपने शायद सुने भी होंगे, जैसे हिमालयाज का फेमस चिपको मूवमेंट, जहां लोग पेड़ों से चिपक गए थे उन्हें कटने से बचाने के लिए, या फिर टेहरी का बीज बचाओ आंदोलन, जिसने प्रूव किया कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर्स के भी खेती पॉसिबल है। और राजस्थान के अलवार डिस्ट्रिक्ट में तो 5 गांवों ने मिलकर 1200 हेक्टेयर्स फॉरेस्ट एरिया को भैरोदेव डांगो सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया, जहां उनके अपने रूल्स चलते हैं और हंटिंग कंप्लीटली बैंड है। अब जब गवर्नमेंट ने देखा कि कम्युनिटीज इतना अच्छा काम कर रही हैं, तो उन्होंने सोचा क्यों ना साथ मिलकर काम करें, और इसी सोच से जन्म हुआ जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का, यानी JFM। ये एक तरह की पार्टनरशिप है जिसमें लोकल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मिलकर खराब हो चुके फॉरेस्ट को आबाद करते हैं। बदले में कम्युनिटीज को टिम्बर के अलावा दूसरी चीजें जैसे फल, फूल या दवाइयां कलेक्ट करने का अधिकार मिलता है। इसकी शुरुआत 1988 में ओडिशा से हुई थी। इंडिया में कम्युनिटी कंजर्वेशन का एक और बहुत ही अनोखा और खूबसूरत तरीका है। इसे कहते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। आप इन्हें देवी देवताओं के जंगल भी कह सकते हैं। कई ट्राइबल कम्युनिटीज का सादियों पुराना विश्वास है कि प्रकृति की हर चीज की रक्षा करनी चाहिए। इसी विश्वास की वजह से उन्होंने जंगल के कुछ हिस्सों को बिल्कुल नहीं छेड़ा। ये जंगल आज भी अपने ओरिजिनल प्रिस्टीन फॉर्म में मौजूद हैं। इसके एग्जाम्पल्स आपको पूरे इंडिया में मिलेंगे, जैसे छोटा नागपुर रीजन के मुंडा और संथाल ट्राइब्स महुआ और कदम्बा पेड़ों की पूजा करते हैं। उड़ीसा और बिहार में शादियों के वक्त इमली और आम के पेड़ों की पूजा होती है। और राजस्थान की बिश्नोई कम्युनिटी को तो कौन नहीं जानता। वो ब्लैक बक, नीलगाय और पीकॉक्स को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए आगे बढ़ने से पहले एक क्विक रिवीजन करते हैं और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी एकदम सॉलिड हो जाए। रेडी? ओके, लेट्स क्विकली गो विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको जरूर याद रखने हैं। पहला, बायोडाइवर्सिटी, फिर इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, उसके बाद प्रोजेक्ट टाइगर, रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स, द चिपको मूवमेंट, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट या JFM, और आखिर में सेक्रेड ग्रोव्स। ये सारे कॉन्सेप्ट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम फॉर सम मैप प्रैक्टिस। मैं आपको 4 टाइगर रिजर्व्स के नाम दे रहा हूँ। आपको वीडियो पॉज करके इन्हें इंडिया के मैप पर लोकेट करना है। फर्स्ट, कॉर्बेट इन उत्तराखंड। सेकंड, सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। थर्ड, सरिस्का इन राजस्थान। एंड फोर्थ, परियार इन केरला। इसे जरूर ट्राई करना। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। सवाल बहुत सिंपल है, बायोडाइवर्सिटी क्या है और ये हम इंसानों के लिए इतनी जरूरी क्यों है? हमने इस पर चैप्टर की शुरुआत में ही बात की थी। याद कीजिए, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, एयर, वाटर एंड सॉइल, सब इसी पर तो डिपेंड करते हैं। और अब आते हैं एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पर। सवाल है, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इसके आंसर में आपको सारे पॉइंट्स को जोड़ना है। आप चिपको मूवमेंट, सेक्रेड ग्रोव्स, बीच बचाओ आंदोलन, JFM और बिश्नोई कम्युनिटी जैसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। चलिए इस एक्सप्लेनर को गौतम बुद्धा की एक बहुत गहरी बात के साथ कंक्लूड करते हैं। वो कहते हैं कि पेड़ उस कुल्हाड़ी चलाने वाले को भी छाया देता है जो उसे काटने आया है। ये कोट हमें याद दिलाता है कि नेचर हमेशा हमें देता ही है, अनकंडीशनली। तो उसकी रक्षा करना, उसे कंजर्व करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। अब आप सोचिए, इस कंजर्वेशन की कहानी में आपका रोल क्या हो सकता है?